तालीम के जेवर से जो कौमें आरास्ता हों उन्हें कोई शिकस्त नहीं दे सकता, लेकिन पाकिस्तान वो बदकिस्मत मुल्क है जहां हर आने वाली हुकूमत यकसा तालीमी निज़ाम का नारा तो लगाती है पर होता कुछ नहीं, क्योंकि तालीम यकसा होगी तो गरीब और अमीर का फर्क मिटेगा, मेरिट का निज़ाम दवाम पकड़ेगा, मुकाबले का रुझान बढ़ेगा। तब्दीली सरकार ने हुकूमत संभाली तो काबीना ने फैसला किया कि यकसा तालीमी निज़ाम राइज किया जाएगा और इस मकसद के लिए एक टास्क फोर्स भी कायम की गई। उस टास्क फोर्स ने अब तक क्या किया ये कोई नहीं जानता, इसीलिए जरूरत इस अमर की है कि वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद साहब अपनी हुकूमत का दिफा करना छोड़ें और सियासत को पसे पुश डालकर सिर्फ तालीम की बात करें, तो सब सुनेंगे भी और कौम की तहरीक इंसाफ से वाबस्ता तवक्कुआत भी पूरी हो सकेंगी। जी हाँ, वजीर आजम इमरान खान की हुकूमत से तालीम के मैदान में अवाम को जो तवक्कुआत है वो सिर्फ इमरजेंसी नाफिज करके ही पूरी की जा सकती हैं। इसमें कोई शक नहीं कि वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद तालीम के मैदान का वसी तजर्बा रखते हैं और यकसा तालीमी निज़ाम के लिए बहुत मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन उनका आज न्यूज़ के प्रोग्राम फैसला आपका में किया जाने वाला ये शिकवा दुरुस्त नहीं। आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, अगर मीडिया उसके बारे में बात नहीं करना चाहता तो मैं क्या कर सकता हूँ। और मेरी सारी की सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस वो एजुकेशन के ऊपर थी, एक लफ्ज किसी और चीज के बारे में नहीं था। और वहाँ पे सारे सूबों के जो वज़रा थे वो हमारे साथ बैठे थे, लेकिन किसी को इंटरेस्ट नहीं है एजुकेशन में, तो इसमें मेरा कसूर तो नहीं है। और मतलब मुसद्दक साहब को पता भी नहीं है कि आज और वो लाइव कवरेज भी हुई है उसकी, दिखाई यानी कि लाइव कवरेज हुई सब चैनल्स, लेकिन उसके बावजूद किसी को इंटरेस्ट नहीं है एजुकेशन में। इसका मतलब यही है ना कि वो पुरानी बात के कुत्ता किसी को काट जाए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन कुत्ते को काट जाएगा तो खबर है। वो खबर है, सही बात है। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि आज न्यूज़ अपने इस प्लेटफॉर्म से गुज़श्ता 2 माह से वज़ीर मौसूफ से राब्ता कर रहा है। वो तहरीक इंसाफ की तालीम पॉलिसी पर आए और आकर बात करें, हमें उसके लिए वक्त दें, लेकिन वो या उनकी टीम की जानिब से कोई मस्बत जवाब नहीं आ रहा। और जब हमने ये शिकवा सुना तो हमसे रहा ना गया और मीडिया ही के जरिए उनको इस शिकवे का जवाब देने का फैसला किया, क्योंकि हम प्रोग्राम तब्दीली के सफर में इससे कबल भी तालीम पर बात कर चुके हैं, लेकिन आज की तरह तब भी शफकत महमूद साहब सियासी महाज पर अपनी हुकूमत का दिफा कर रहे थे। आज न्यूज़ का ये प्लेटफॉर्म वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद साहब ही नहीं बल्कि पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के वज़ीर तालीम के लिए भी हाजिर है कि वो आए और तालीम पर, तालीमी निज़ाम पर बात करें। अब प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। कराची से हमारे साथ मौजूद हैं साबिक चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन प्रोफेसर डॉक्टर अताउर रहमान साहब। इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन किया है मुशीर तालीम खैबर पख्तूनख्वा जनाब ज़ियाउल्लाह बंगश साहब ने, और लाहौर स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ लाहौर अनवार हाशमी। अब तीनों हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। सबसे पहले इब्तिदा करूंगा डॉक्टर अताउर रहमान साहब आपसे। सर, एक और हुकूमत मयार तालीम बुलंद करने का एक नया अज़्म लेकर आई है, एक और नई टास्क फोर्स भी बनी, तो पिछली टास्क फोर्स क्यों नाकाम हुई? हम रिफॉर्म्स में इस्लाहात क्यों नहीं ला सके? क्या फेलियर है हमारा सर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरअसल जो पहले हुकूमतें आई हैं उनमें कोई कमिटमेंट नहीं थी कि तालीम को वाकई वो एक आला तरजीह देना चाहते हैं जो निज़ाम हुकूमत है उसके अंदर, तो सिर्फ लिप सर्विस रही है। हमारे यहाँ होता ये रहा है कि एक जागीरदाराना निज़ाम रहा है, और जो भी हुकूमतें आई हैं वो उनके इंटरेस्ट में नहीं रहा कि तालीम यहाँ पे अच्छे मायार की हो, लोगों में शऊर पैदा हो, क्योंकि अगर शऊर पैदा हो जाएगा तो ये जो इलेक्टेबल्स हैं जो आते हैं पार्लियामेंट्स में, जैसे पिछली हुकूमत में 200 ऐसे पार्लियामेंटेरियन थे जिनकी डिग्रियां तक जाली थी, इस तरह के लोग आ जाते हैं तो उनका बेस ख़त्म हो जाएगा। तो सिर्फ नियत सही नहीं रही, सिर्फ ज़बानी तौर पे जमा खर्च होता रहा है। मिसाल के तौर पे जब पीपल्स पार्टी थी तो उन्होंने कैबिनेट ने डिसाइड किया था कि 7% GDP का वो तालीम पे खर्च किया करेंगे, लेकिन वही 2% ही रहा। और यही हाल PMLN में रहा कि उन्होंने भी 4 या 5% का कमिट किया था अपने मंशूर में, लेकिन उन्होंने भी कोई ना एलोकेशन बढ़ाई ना कोई रिफॉर्म्स लेकर आए तालीम में। तो नीयत सही नहीं थी, और मुझे उम्मीद है कि अब जो नई हुकूमत आई है ये जो वायदे किए हैं कि तालीम को ये बुनियाद बनाएंगे कौमी तरक्की के लिए, तो उस पर ये वाकई अमल दरामद करेंगे।
डॉक्टर साहब, आपने पिछले दिनों वजीर आजम इमरान खान से मुलाकात की, उनको एक गालिबन प्रेजेंटेशन भी आप, तो क्या तजावीज दी गई आपकी जानिब से, और सबसे बढ़कर प्राइम मिनिस्टर को कितना कमिटेड पाया आपने? जी, मैंने 31 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर को प्रेजेंटेशन दी थी और उसके अंदर शफकत महमूद साहब जो फेडरल मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है वो भी मौजूद थे और तारिक भिनोरी साहब भी मौजूद थे। तो मैंने प्रेजेंटेशन का जो सबसे पहला हिस्सा था उसमें तो मैंने दुनिया में जो हो रहा है उस पर जोर दिया था कि वही कौमें आगे बढ़ रही हैं जिन्होंने समझ लिया है कि उनकी असल दौलत उनकी अफरादी क़ुव्वत में पोशीदा है और जो तालीम, साइंस, टेक्नोलॉजी और जिद्दत तराजी, इनोवेशन, उसके ऊपर जोर दे रहे हैं। और मैंने मिसाल दी थी चीन की कि चीन हर साल तकरीबन 6 लाख स्टूडेंट्स अपने भेज रहा है और 5 लाख हर साल वापस आ रहे हैं ट्रेन होके, PhD करके, पोस्ट डॉक्टर करके। और इसी तरीके से सिंगापुर जैसा छोटा सा मुल्क जिसकी आबादी कराची से 1/4 है, उसने नॉलेज इकॉनमी की तरफ क्या कुछ किया है और 330 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट है सिंगापुर की, जबकि कोई कुदरती वसाइल नहीं है। हालांकि आबादी सिर्फ 55 लाख है और जबकि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट 24 अरब डॉलर है, तो 15-20 गुना ज़्यादा सिंगापुर की एक्सपोर्ट्स हैं। वजह यह है कि हम जो हैं वो लो वैल्यू एडेड ट्रैप्स में हैं, कुदरती वसाइल के ऊपर हम इन्हिसार कर रहे हैं एक्सपोर्ट्स का, या फिर लो वैल्यू एडेड टेक्सटाइल्स पर, जबकि दुनिया आगे बढ़ चुकी है और आजकल सारा जो खेल है वो हाई टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स का है। तो अगर आपको आगे बढ़ना है और सिंगापुर या कोरिया या मलेशिया या चीन जैसे ममालिक के रास्ता अख्तियार करना है तो आपको विजन अपना बदलना पड़ेगा, डायरेक्शंस मुल्क के बदलना पड़ेंगे और एक नॉलेज इकोनॉमी की तरफ जाना पड़ेगा। नॉलेज इकॉनमी की तरफ चलते हैं। इस वक्त इस्लामाबाद का रुख करेंगे और वहां पर ज़ियाउल्लाह बंगश साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप मुशीर तालीम हैं खैबर पख्तूनख्वा के। बहुत शुक्रिया जी हमें ज्वाइन करने का। सबसे पहले तो जानना चाहेंगे आज आपकी जो मीटिंग थी वफाकी वज़ीर तालीम के साथ वो किस तरह की रही, मीटिंग में क्या बातें रही, स्पेशली यकसा एजुकेशन के हवाले से, यकसा तालीमी निज़ाम के हवाले से क्या तजावीज़ और क्या प्रोसेस इस वक्त डिवाइस किया आप लोगों ने? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया जी आपने मौका दिया। सबसे पहले आज जो हमारी मीटिंग हुई तमाम वज़रा की, सूबाई वज़रा बशमूल आज़ाद कश्मीर से हमारे जो मिनिस्टर साहब आए हुए थे और पार्लिमानी सेक्रेटरी मौजूद थे, तमाम सेक्रेटरी साहबान मौजूद थे और ये 11वीं मीटिंग थी जो आज इस्लामाबाद में हो रही थी और इस हुकूमत की पहली मीटिंग थी। और इसके हवाले से ये था कि जो एजेंडे में जो चीज़ शामिल थी वो यकसा निसाब के हवाले से शफकत महमूद साहब ने बड़ी डिटेल में अपनी प्रेजेंटेशन दी और जो जिस तरीके से हमें हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जो 100 दिन का हमें टास्क दिए हुआ है कि जिसमें हम प्लानिंग कर रहे हैं अपने आने वाले 5 साल के लिए और उसके लिए एक डिटेल प्रिंट हमने तैयार किए हुए हैं और इसके लिए हर सूबे की अपनी एक प्रेजेंटेशन वज़ीर साहब ने हो रही है। हमारी भी इंशाल्लाह बुध को हमारी हो रही है जो हमने 100 दिन के एजेंडे के साथ हम जितनी हमने 100 दिन में जो अचीवमेंट किए और उसके लिए जो हमने तो ऐसी जरा काबिल जिक्र क्या अचीवमेंट्स हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं कि अभी प्रेजेंटेशन और तजावीज़ हैं 100 दिनों के अंदर, तो ऐसी क्या अचीवमेंट्स हैं आप जिसे आप कहना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं? अच्छा, आज मैं पहले आज की इस मीटिंग के हवाले से पहले कर दूं, उसके बाद मैं अपने सूबे के हवाले से आऊँगा। आज की जो मीटिंग थी उसमें शफकत महमूद साहब ने बड़ी डिटेल में जो यकसा निसाब के हवाले से बात की और पिछले दौर हुकूमत में जितनी मीटिंग्स हुई थी बल्कि वो 10 मीटिंग्स जो हुई थी उनका भी एक खुलासा पेश किया और आज की मीटिंग में इस बात पर सब हम मुत्तफिक हुए कि एक इस मुल्क में एक यकसा निसाब होना चाहिए, जो अमीर और गरीब का जो फ़र्क है वो इसमें जाना चाहिए। तो इस पर तमाम सूबों के जो वज़रा थे वो इस बात पर शफकत महमूद साहब के साथ इस बात पर मुत्तफिक हुए और उस पर एक टेक्निकल लोगों की एक कमेटी बनाने का फ़ैसला किया गया है कि जो इस निसाब को यकसा
के निसाब के लिए वो जो हमारे टेक्निकल जो लोग होंगे वो इस पर काम करेंगे और इस पर काम मुकम्मल करने के बाद वो पेश करेंगे वज़ीर आज़म साहब को। तो आज इस बात पर सब मुत्तफिक हुए और इसके लिए जब मेरे ख्याल में 10 दिन का एक टास्क दिया गया है कि उसमें कमेटी बनेगी और उसमें आगे उस पर टास्क दिया जाएगा कि वो किस तरीके से यकसा निसाब को बनाने के लिए किस तरीके से वो अपने वर्क करते हैं, क्योंकि मैं या शफकत महमूद साहब वो टेक्निकल लोग नहीं है या निसाब के हवाले से हम वो चीज़ नहीं कर सकते। जो टेक्निकल लोग करेंगे, जो निसाब के हवाले से उनकी एक एक्सपर्टीज़ हैं तो वो करेंगे। तो आज इस बात पर मुत्तफिक हुए और मतलब सियासी लोगों के दरमियान भी कहीं ना कहीं टेक्नोक्रेट्स का रास्ता बनता है। ठीक है जिया साहब, आपका पॉइंट आ गया। जरा इस वक्त लाहौर में ब्यूरो चीफ और अनवार हाशमी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अनवार साहब, डॉक्टर अताउर रहमान ने भी एक बात की इस वक्त कि अगर यकसा निसाब आ गया, अमीर गरीब की जो तबकाती तफरीक है ये ख़त्म हो गई, जो तो फिर वो जो इलेक्टेबल्स हैं जिनकी बहुत सी डिग्रियां भी जो है वो जाली निकल चुकी हैं, क्या यकसा निज़ाम तालीम जो है, निसाब जो है वो सूट करता है हमारे कल्चर को? और इस सिलसिले में जो डायरेक्शन है, जो काम करना चाह रहे हैं, ये आप समझते हैं कि हो पाएगा? देखिए इमरान साहब, जहाँ पे डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं और बहुत काम किया इन्होंने माजी में भी, उनके आगे तो इस शोबे में राय देना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन आप ये देखें कि हर दफ़ा गैर मामूली एजेंडा जो है हर शोबे में वो बयान किया जा रहा है मौजूदा हुकूमत ने। कोई शक नहीं है तालीम को एड्रेस कर रहे हैं, सबकी ख्वाहिश है, लेकिन बजाय इसके कि पहले निज़ाम को दुरुस्त करने की बजाय 5 साल तक मैं आपको दावे से कहता हूं कि ये यकसा निज़ाम तालीम को ये डिफ़ाइन ही नहीं कर पाएंगे। यकसा निज़ाम तालीम में ये फरमा रहे हैं कि अमीर और गरीब का फ़र्क मिट जाएगा। भाई एक सिलेबस लाने से अमीर और गरीब का कैसे फ़र्क मिटेगा, जहाँ पे टोटल सरकारी तालीमी इदारे जो छोटे बड़े हैं वो तकरीबन 1,60,000 हैं और उनके मुकाबले में जो प्राइवेट स्कूल्स और यूनिवर्सिटियों की चेन खुली है वो तादाद है 1,05,000 से ज़्यादा, तकरीबन बराबर बराबर आ रहे हैं। तो इतने बड़े नेटवर्क के सिलेबस को आप कैसे हिलाएंगे, जबकि 25 से 26 कोर्सेज तमाम प्राइवेट चेन अलग अलग अपनी दे रही हैं। मैं एक मिसाल देता हूं, डॉक्टर साहब उस पर तबसरा कर सकते हैं कि अगर इमरान खान की अपनी यूनिवर्सिटी ब्रेडफोर्ड से एफिलिएटेड है तो मेरी तो पंजाब यूनिवर्सिटी में वही मीर तक की मीर पढ़ाया जा रहा है। तो इस फर्क को कैसे ख़त्म करेंगे? ठीक है, उसके अलावा ये जो फीसों का मसला है कि सरकारी स्कूल या तालीमी इदारे 1,60,000 हैं और उनका म्यार क्या है, जिसकी वजह से गरीब भी जो है अपने महीने की कमेटी डाल के बच्चों को जो है वो प्राइवेट की तरफ रजू करना शुरू कर दिया है। तो खाली यकसा सिलेबस लाने से तो मसला नहीं हल होगा। मसला होगा कि या तो प्राइवेट और सरकारी की फीस और अखराजात को एक लेवल पे लाएं, तो फिर ये अमीर और गरीब का फर्क खत्म हो सकेगा। मैं रखते हैं ज़ियाउल्लाह खान बंगश साहब से, ये यकसा करिकुलम जो है वो इस फर्क को खत्म नहीं कर पाएगा। आपसे जानना चाहेंगे, आप केपी के हुकूमत में रहे, वहां बड़ा ढंढोरा जो है इससे पहले पीटा गया था एजुकेशन रिफॉर्म्स के हवाले से, वहां पे आपकी क्या कारकर्दगी रही कि इस वक्त आप इसको पूरे कैनवस को ब्रॉड करके पूरे मुल्क में लाना चाहते हैं? डंडोरा पीटा भी गया था और अमली काम भी किए गए थे और अमली काम करके हमने 5 साल में आपको दिखाया भी। सर वो कुछ रिजल्ट्स भी तो आए थे ना वहां के एजुकेशन के कुछ रिजल्ट्स भी तो आए थे, बड़े सवालिया निशान उसके ऊपर उठे थे। आप एक चीज को देख रहे हैं और वो आप नहीं देख रहे कि पूरे पाकिस्तान में आपके जब 5 साल के बाद पूरे पाकिस्तान का जो तालीमी सर्वे होता है तो उसमें खैबर पख्तूनख्वा के 10 बेहतरीन अजला शामिल हो जाते हैं पूरे पाकिस्तान में, और पंजाब का एक डिस्ट्रिक्ट आपके पास आता है। बाकी डिस्ट्रिक्ट किस नंबर पर होते हैं आप उनको भी देखें इस तरह, क्योंकि जब आप 2013 से पहले अगर आप सूबे को देख रहे थे तो 2013 से पहले आपको तबाहाल सूबा मिला हुआ था, और जब 2013 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आती है तो एजुकेशन जो रिफॉर्म्स आते हैं और उसमें जब वर्किंग की जाती है और उसमें मिसिंग फैसिलिटीज़ पूरी की जाती है और पूरे एक सिस्टम के साथ जब 5 साल में आपको इतना हमने करके दिखा दिया है कि केपीके में किस हद तक आप यकसा निसाब ला सकें, ये बताइएगा किस हद तक यकसा निसाब ला सकें केपीके में?
इसके हवाले से मैं पहले ये बात कर दूं कि हमारे मोहतरम जो लाहौर से हमारे दोस्त बैठे हुए हैं उन्होंने कहा कि जी निसाब और उसने रिलेट कर दिया इसको फीसों और प्राइवेट सेक्टर के साथ। देखें फीसों की अलग है, उसके लिए रेगुलेटरी अथॉरिटी जैसे सूबा खैबर पख्तूनख्वा में बनी हुई है, पंजाब ने भी आज कहा है कि हम भी हमारी भी रेगुलेटरी अथॉरिटी वर्किंग अभी शुरू करेंगे। सरा मरकज़ आपके इस्लामाबाद में रेगुलेटरी अथॉरिटी है, तो फीसों के हवाले से वो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ का काम है कि वो फीसों में कभी जैसे अभी खैबर पख्तूनख्वा में हमने प्राइवेट जो स्कूल हैं उनके जो एसोसिएशन है उनको एक टेबल पे बैठा के रेगुलेटरी अथॉरिटी उनको एक टेबल पर बैठाया और जो इनके खदशात थे और जो लोगों के खदशात थे उनको एक टेबल पर बैठा के उनके जो चीज़ें थी उनको रेगुलेट कर दिया है और फीसों के हवाले से वो सारी चीज़ें हम एक टेबल पर। अब दूसरी जो निसाब की बात हो रही है तो निसाब की अलग चीज़ है। निसाब की बात जैसे आज हमने ये डिसाइड किया है कि जो मेन जो आपके जो मज़ामीन है उसको अगर आप एक उसमें ले आए, बाकी आपकी जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं जो खैबर पख्तूनख्वा में पश्तो भी बोली जाती है, हिंद को भी बोली जाती है, बाकी ज़बानें भी हैं, सरा पंजाब में सराइकी है, पंजाबी है, सरा सिंध में सिंधी है। तो 5 ऐसे जो यकसा निज़ाम निसाब के लिए आपके वो 5 मज़ामीन जो है उसको आप एक कर दें, बाकी जो मैं बात कमल कर दूं कि मैंने पहले चीज़ कहा था कि जिसके लिए जो कमेटी है उसमें टेक्निकल लोग ला रहे हैं। टेक्निकल लोगों का काम है कि वो सिलेबस को यकसा सिलेबस को कैसे वो बनाते हैं, वो जो बनाएंगे वो हमारे सामने पेश होगी, तमाम चारों सूबों के जो मिनिस्टर्स हैं उनके सामने चीज़ पेश होगी, उसको उसके बाद उसको वज़ीर आज़म के सामने पेश किया जाएगा। तो जब पॉलिटिकल विल हो तो सारी चीज़ें हो जाती हैं इंशाअल्लाह। ठीक है, यकीनन एक पॉलिटिकल विल हो तो सारी चीज़ें हो जाती हैं। डॉक्टर साहब, डॉक्टर अतारुर रहमान साहब की तरफ चलना चाहेंगे। सर, हम बहुत बात करते हैं बेहतर मयारी तालीम की और जो एजुकेशन एलोकेशन होती है हमारी बजट पे वो 2% भी नहीं होती है आपके जीडीपी की। कई ममालिक हमसे कम एलोकेशन करते हैं अपने एजुकेशन के ऊपर, लेकिन उनका रिजल्ट हमसे कहीं बेहतर होता है। तो एक्चुअल फेलियर क्या है हमारा? मसले दोनों तरफ हैं। सबसे पहला तो मसला है गवर्नेंस का कि आप जो पैसा देते हैं वो भी सही तरीके से इस्तेमाल नहीं होता और बहुत कुछ ज़ाया हो जाता है। और आपने प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन को देखें तो 5 अलग अलग मिनिस्ट्रियां हैं जो इसको देखभाल करती हैं, 4 प्रोविंशियल मिनिस्ट्रीज़ और एक फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। और फिर हर एक के अपने अपने बहुत सारे बोर्ड्स हैं, 20 से ज़्यादा बोर्ड्स हैं। मदरसा सिस्टम अलग है, अमीरों के लिए स्कूल और हैं, गरीबों के लिए स्कूल और हैं, इम्तिहान के निज़ाम अलग अलग हैं, स्टैंडर्ड्स अलग अलग हैं। तो हमने पूरे को सिस्टम को हमने खुद ही इतना कॉम्प्लिकेटेड बना रखा है, ज़्यादा दूर देखने की ज़रूरत नहीं है। आप श्रीलंका की तरफ देख लीजिए, आप हिंदुस्तान की तरफ देख लीजिए कि किस तरह उन्होंने अपना लोअर लेवल एजुकेशन को मॉडर्नाइज़ किया है। तो एक तो हमने और फिर 18वीं अमेंडमेंट के बाद बहुत ज़्यादा बड़ा नुकसान पाकिस्तान को हुआ है, क्योंकि बहुत सारे फंड्स जो एक्स्ट्रा ट्रांसफ़र किए गए वो जो है करप्शन की नज़र हो गए। तो इसके ऊपर भी नज़रसानी की ज़रूरत है, क्योंकि जैसे हायर एजुकेशन कमीशन बना था, मैं उसका चेयरमैन था, तो 2002 से 2008 में 6 साल के अंदर जो मैं रहा तो पाकिस्तान की 4 यूनिवर्सिटीज़ बैनुल-अक़वामी तौर पे दुनिया की चोटी की 300, 350, 400 यूनिवर्सिटी में शुमार हो गया था। लेकिन उसके बाद फिर वही जो 10 साल गुजरे हैं पिछले, तो जो केओस रहा, 2 प्रोविंशियल हायर एजुकेशन बन गई और आज फिर एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है। तो वापस जो हमने तरक्की करी थी वो वापस ज़वाल का रास्ता अख्तियार कर लिया। तो दरअसल जो हुकूमतें आई हैं उनमें कभी कमिटमेंट नहीं रही। सस्टेनेबिलिटी जब तक नहीं होगी और ये समझ नहीं होगी कि अगर हमें गुर्बत के भंवर से निकलना है तो हमें अब नागुज़ीर हो गया है, क्योंकि कुदरती वसाइल की अहमियत कम से कमतर हो गई है। इस वक्त जो है सारा जो खेल है वो हाई टेक्नोलॉजी गुड्स का है, इंजीनियरिंग, फार्मास्यूटिकल्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, शिप बिल्डिंग, ऑटोमोबाइल्स वगैरह वगैरह। तो सर इसका मतलब ये है कि करप्शन, घोस्ट स्कूल्स, घोस्ट टीचर्स, इन सब का तोड़ सिर्फ और सिर्फ गुड गवर्नेंस है, क्या कहेंगे सर? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो एक नेशनल इम्तिहान होना चाहिए, चाहे वो मैट्रिक हो चाहे वो इंटर हो, और पूरे मुल्क में और उसी तरह हिसाब से एक मार्किंग होनी चाहिए, एक बोर्ड होना चाहिए। तो ये जो हमने मल्टीप्लिसिटी ऑफ बोर्ड्स और मल्टीप्लिसिटी ऑफ स्टैंडर्ड्स और मल्टीप्लिसिटी ऑफ एग्ज़ाम जो रखे हैं, इससे बहुत ख़राबी हो रही है। दूसरे सबसे अहम जो जुज़ होता है मायार के लिए
वो उस्ताद होता है। जब तक असातिज़ा सही तरीके से क्वालिफाइड नहीं होंगे और इस काबिल नहीं होंगे कि वो आज के जो मॉडर्न उलूम हैं उनको सही तरीके से पढ़ा सकें और सिर्फ वो किताबों से तो कुछ रट्टा लगाने की स्टूडेंट्स को वो देंगे कि आप इस तरह पढ़ लें, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो जब तक कि अच्छे असातिज़ा आप नहीं लेकर आएँ, तो असातिज़ा के सिलेक्शन में भी एक नेशनल इम्तिहान होना चाहिए। जो लोग उसको क्वालिफाई करें असातिज़ा के लिए, उनको फिर स्कूल के टीचर्स बनने की इजाज़त होनी चाहिए। और ऐसा बहुत सारे ममालिक में है, जैसे कि तुर्की में आप समझ लें, वहाँ नेशनल टेस्ट है और बहुत सारे ममालिक में एक सेंट्रलाइज टेस्ट होता है। उसके बाद जो पास हो जाते हैं फिर वो एलिजिबल होते हैं उस्ताद बनने के लिए। सैलरीज आपको यकीनन बेहतर करनी पड़ेंगी ताकि बेहतर लोग उस्ताद बने स्कूलों में और कॉलेजेस में, लेकिन साथ के साथ आपको मयार भी टफ करना पड़ेगा। इस वक्त मसला जो है सबसे बड़ा, वो असातिज़ा ख़ुद जो हैं वो इतने कमज़ोर हैं हमारे स्कूलों में। गवर्नमेंट स्कूल की बात कर रहा हूँ मैं, कि आप चाहे कितना ही पैसा डाल दें उन पर, वो उससे मयार बेहतर नहीं हो सकता। उसके लिए सबसे पहले उस्ताद सही होने चाहिए, फिर निज़ाम तालीम सही होना चाहिए, करिकुलम, और फिर इम्तिहानी निज़ाम जो है उसका बहुत अहम किरदार होता है कि वो स्टैंडर्ड्स को कम भी कर सकता है, बढ़ा भी सकता है। तो बैनुल अक़वामी लेवल पर आपको अपने इम्तिहानी निज़ाम को लाना पड़ेगा और जो कल के लिए जो सब्जेक्ट्स हैं वो पढ़ाने पड़ेंगे। बात की जा रही है इस वक्त पाकिस्तान तालीम और ज़ाहिर के पीटीआई हुकूमत, नौ मुंतखब हुकूमत कितना सीरियस ले रही है और 100 डेज एजेंडा, उसके साथ साथ पाकिस्तान के निज़ाम तालीम को कहाँ लेकर जाना चाहती है। गुफ्तगू जारी है, एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। अब तक की गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाएंगे। ज़ियाउल्लाह बंगश साहब खैबर पख्तूनख्वा में मुशीर तालीम हमारे साथ मौजूद हैं। ज़िया साहब, एक बीबीसी की एक रिपोर्ट है, वो आपके सामने कुछ फिगर्स मैं कोट करना चाहूँगा कि गुज़श्ता 6 साल में केपीके में एजुकेशन के लिए जो एलोकेशन हुई तकरीबन 130 अरब रुपए आप लोगों ने खर्च किया। इसके बावजूद सरकारी स्कूलों से तुलबा जो वापस जा रहे हैं वो तनासुब 40 से 44% तक जो है वो बढ़ा है। एक साल में 2012-13 में 6,85,000 बच्चे जो वो इनरोल हुए थे गवर्नमेंट स्कूल्स में, लेकिन 6 साल के दौरान 3.25 लाख बच्चे जो है वो वापस जा चुके हैं। और जिसकी एक बुनियादी वजह ये भी कही जा रही है कि जो हमारे जो सरकारी स्कूल है वहां पे असातिज़ा टीचर्स जो हैं वो अंग्रेजी नहीं पढ़ा पा रहे, वो अंग्रेजी भी उर्दू में ही या मुकामी जो जुबान है उसमें पढ़ाते हैं। तो ये फिगर्स तो बड़े संगीन किस्म के हैं। अच्छा, मैं इसके हवाले से ये कहूँगा कि जो इस दफ़ा हमने जो 60 दिन में जो ग्राउंड पे वर्किंग की है और उसमें ये जो फिगर आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन के हवाले से बार बार दिए जा रहे थे, हमारा फोकस इस दफ़ा आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन के लिए जब उस पर हमने वर्किंग की तो हमें जो वजूहात पता चली, जिस वजूहात की बिना पे, क्योंकि पिछले लास्ट आखिरी साल था हमारी हुकूमत का, उसमें काफ़ी बच्चे स्कूलों की तरफ सरकारी स्कूलों की तरफ आ गए थे, मतलब प्राइवेट स्कूलों से सरकारी स्कूलों की तरफ आ गए थे। और जब उनके ड्रॉप आउट जो पता चला कि ड्रॉप आउट बच्चे हो रहे हैं, और तो उसका हमने मुहरिकात पता किया, हमने पता किया कि जी क्यों बच्चे स्कूलों की तरफ आ रहे हैं, इनरोल किया जा रहा है, एक इनरोलमेंट कैंपेन चलाई जाती है और उसके बाद बच्चे इनरोल हो जाते हैं और उसके बाद वो ड्रॉप आउट मतलब वापस चले जाते हैं। तो उसकी जो वजह हमें पता चली, उसमें एक तो ये था कि हमारे जो स्कूल सिस्टम था, जैसे प्राइमरी स्कूल पिछले टेनोर में तो हमने वो स्ट्रक्चर चेंज कर दिया था, 2 कमरों से 2 कमरों का जो प्राइवेट 2 कमरों का जो स्कूल था प्राइमरी, और उसका स्ट्रक्चर हमने चेंज किया था, 6 कमरों का कर दिया, लेकिन वो तादाद में वो कम थे। बाकी जो स्कूल थे तकरीबन हमारे प्राइमरी अगर स्कूलों की हम बात करें तो वो 21,000 स्कूल हमारे प्राइमरी स्कूल हैं खैबर पख्तूनख्वा में। तो उसमें जो हमने पता किया तो उसमें ये था कि स्पेस कम थी, बच्चे आ जाते थे और एक कमरे में इतने बच्चे आ जाते थे कि वो मतलब एक 100 या 120 तक, तो वो उसकी वजह से वो बच्चे वापस चले जाते थे। कुछ जगहों पे यही मसला भी था कि टीचर्स के जो पढ़ाने का जो अंदाज था वो भी वो ना खुद समझते थे और ना बच्चों को उस तरीके से समझाते। जो चीज़ें हैं हाँ। उसको हम एडमिट कर रहे हैं कि जी ये सिचुएशन इसका मतलब है कि जब ये पॉलिसी ये जो मैकेनिज्म आप बना रहे थे और उस वक्त ये चीज़ें डिवाइस नहीं थी, उस वक्त इसका सद्देबाब नहीं किया, इसका इदराक नहीं किया गया था कि ये ओवर ऑक्युपाइड जो है ये चीज़ें भी आ जाएंगी, इतना प्रेशर आ जाएगा, ये सारी चीजें उस वक्त नहीं सोची गई थी।
ये देखें, हमें तो 2013 में जब हुकूमत मिली थी तो उसके बाद हमने 5 साल में जो चीज़ें करनी थी, एडिशनल रूम जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत पड़ रही थी एडिशनल रूम्स हम बना रहे थे। और जब ये दोबारा में ये टर्नओवर मिला दोबारा, तो हमें जैसे मैंने पहले कहा था कि हमें जो खान साहब ने जो हमारे मोहतरम वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो 100 दिन हमें दिए थे कि उसमें आप लोग भरपूर प्लानिंग करें, हर चीज़ को देखें और उस चीज़ के मुताबिक आप लोग प्लानिंग करें कि जहाँ पे आपको कमी बेशी नज़र आ रही है, जहाँ पे बच्चों की ड्रॉप आउट को जो सिलसिला है वजह मालूम करें, किस वजह से बच्चे ड्रॉप आउट हो रहे हैं और क्यों। तो वो सारी चीज़ें हमने उसके लिए भरपूर वर्किंग की और उस वर्किंग की बेस पे इस दफ़ा जो हमने जो खान साहब को हम जो अपना प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं उसमें हमने ये चीज़ रखी हुई है किस तरह हमने बच्चों को अट्रैक्ट करना है, किस तरह वालिदैन को हमने अट्रैक्ट करना है, किस तरह हमने अपने स्कूलों में क्लासरूम्स को इक्विप्ड करना है, ताकि जब आपके क्लासरूम इक्विप्ड होंगे, जब आपके जो वो स्कूल जहाँ पे बच्चों की तादाद ज्यादा है वहाँ पे एडिशनल रूम्स बना दे। 10 अरब रुपए इस दफा जब हमने पूरी वर्किंग की तो उसके लिए अभी हमने 10 अरब रुपए रखे हुए हैं कंडीशनल ग्रांट्स की मद में, जो थ्रू पीटीसी हम उसको लगाएंगे और उन स्कूलों में जहाँ पर ज्यादा बच्चे हैं वहाँ पे हम एडिशनल रूम्स उनके लिए देंगे। आने वाला वक्त जो है आपकी हिकमत अमली के बारे में सही फैसला कर पाएगा। इस वक्त लाहौर स्टूडियो में अनवर हाशमी साहब भी मौजूद हैं। हाशमी साहब, वजीर तालीम पंजाब हायर एजुकेशन राजा नासिर हुमायूं साहब कहते हैं कि पंजाब हायर एजुकेशन जो है वो रवा माह यूनिफॉर्म हायर एजुकेशन पॉलिसी लेकर आएगा। इस पॉलिसी के हवाले से क्या सुनगुन है आपके पास? देखिए, पहली तो बात यह है कि बंगश साहब को यकीनन हम ये क्रेडिट ज़रूर देंगे कि जो आदाद शुमार अब तक सामने आए हैं पिछली हुकूमतों के बारे में, उसमें जो थोड़ी बहुत कोशिशें की हैं उसमें केपी के नो डाउट टॉप पे रहा है। मसलन कुछ अजला की रेटिंग निकाली गई है तो हरीपुर ज़िला जो है उसको 81 रेटिंग मिली है, जो कि पूरे पाकिस्तान में पहले नंबर पे था। पंजाब में 2 से 3 डिस्ट्रिक्ट को मिली है जो कि 76 रेटिंग ले पाए हैं। उसके बाद कराची के कुछ एरियाज हैं जो कि 71 रेटिंग ले पाए हैं। इसी तरह जो सहूलतें बढ़ाने के लिए कोशिश की गई है, बिजली, 4 दीवारी, पानी का स्टैंडर्ड रखा गया था, तो उसमें भी कोई शक नहीं है कि केपीके ने 50 से 80 दर्जे लिए रेटिंग और पंजाब ने 50 से 76, जबकि बलूचिस्तान सबसे पीछे था, 6 से 20 रेटिंग ली है। तो ये 2 क्रेडिट तो जाते हैं कि केपीके में पिछले दौर में एक एफर्ट की है। लेकिन असल इशू वही आ रहा है कि जो केपीके ने भी तवज्जो नहीं दी और जो ओवरऑल आप पीटीआई की गवर्नमेंट की जो नई पॉलिसी की बात कर रहे हैं, तो हमें सिर्फ निसाब तालीम की बराबरी तक नहीं रहना चाहिए। मसलन वोकेशनल ट्रेनिंग, फनी तालीम पे आप बात करते हैं तो वोकेशनल ट्रेनिंग में भी पंजाब आगे रहा है और केपीके उससे पीछे रहा है। लेकिन इसके बावजूद इतनी अफसोसनाक तादाद है कि मसलन सूबा पंजाब में टोटल जो वोकेशनल हैं वो 620 हैं और सिंध में 307 है और केपी के बहुत पीछे है, 70 जो है वोकेशनल वो बना सके हैं, जो कि बहुत ही ज़रूरत है। क्योंकि जो आप फार्मल तालीम देते हैं वो तकरीबन 90% स्टूडेंट्स ले रहे हैं और सिर्फ 6% स्टूडेंट्स को फ़नी तालीम और वोकेशनल के बारे में एड्रेस किया जा रहा है। इसलिए मौजूदा हुकूमत को एक तो ये और एक दूसरी बात जो बार बार पीटीआई खुद कह रही है कि एक तो 24 लाख बच्चे जो मदारिस में उनको एड्रेस करने की ज़रूरत है कि वो कैसे अपना इनपुट मुआशरे में दे सकते हैं, और 30 से 40 लाख वो बच्चे हैं जो कि स्कूलों से बाहर हैं, जिसमें पीटीआई ने बताया कि 30,000 बच्चे तो सिर्फ इस्लामाबाद में स्कूलों से बाहर हैं। तो ये पॉलिसी को और इस बहस को अगर आगे बढ़ा के बंगश साहब से पूछें तो तब जाके कोई रिजल्ट आएंगे। एक जैसा निसाब तो एक बहुत लंबी कहानी है, बाद में पता चलेगा। ठीक, इस वक्त शामिल गुफ्तगू करते हैं डॉक्टर अताउर रहमान साहब को। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान जैसे माशरे में जहां मुख्तलिफ मोड ऑफ एजुकेशन है, रिवायती तर्ज तालीम है, मॉडर्न एजुकेशन है, ऐसे में यकसा निसाब तालीम की कोशिशें किस तरह कामयाब हो पाएंगी? आप समझते हैं कि कामयाबी होगी? देखिए, जो मदरसा जो सिस्टम है उसको ज़रा सा एक तरफ रख दें तो बाकी जो स्कूल्स हैं उनको तो किया जा सकता है और 3 सूबों में तो आसानी से कर लेंगे क्योंकि हुकूमत वहाँ पे कर सकती है। सिंध में ज़रा मसला हो सकता है कि सिंध की जो हुकूमत है वो एक सेंट्रलाइज एजुकेशनल सिस्टम पे राज़ी ना हो। मैं तो ये चाहता हूँ कि जैसे हायर एजुकेशन कमीशन बनी है वैसे प्राइमरी एंड और सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन नेशनल लेवल पे बने और उसका काम हो ये कि सब, क्योंकि हायर एजुकेशन में जितनी यूनिवर्सिटीज़ मुल्क में हैं, चाहे वो सूबों में हो चाहे वो फेडरल
इलाकों में हो, सब एक अम्ब्रेला के तहत आती हैं और एक जगह कंट्रोल होती हैं। तो यही आपको लोअर लेवल एजुकेशन पे, प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन पे करना पड़ेगा, जब जाके, और फिर ये यकीनन किया जा सकता है, इसमें कोई मसला नहीं है। जब दूसरे ममालिक में हमारे नेबर्स ने किया है तो हम क्यों नहीं कर सकते। मदरसा सिस्टम में आपको टेक्निकल एजुकेशन लानी पड़ेगी और मैट्रिक के लेवल के स्टैंडर्ड्स लाने पड़ेंगे और साइंसी उलूम लाने पड़ेंगे कि जो बच्चे वहाँ से मदरसों से फारिग हो रहे हैं उनके पास कुछ हुनर हो ताकि वो ज़िंदगी में जाके कुछ काम कर सकें। तो वहाँ भी रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे, लेकिन वहाँ सोच समझ के रिफॉर्म करने पड़ेंगे। लेकिन बाकी जगह तो आसानी से किए जा सकते हैं और करने चाहिए, और बहुत ज़रूरी है कि ये करें। और मुझे खुशी है कि डॉक्टर साहब, आप सीपैक के तनाजुर में आप क्या समझते हैं कि स्किल्ड एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग, इसकी कितनी इफादियत है एंड नीड ऑफ द आवर क्या है? जी, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा। मैं पिछले 3 महीने में 3 दफ़ा चाइना गया हूँ और प्रेसिडेंट शी से भी मुलाकात हुई है 28 मई को। और चाइना का सबसे बड़ा अवार्ड जो है, जो उनका एकेडमिशियन ऑफ चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइंसेज, वो भी मुझे मिला है 28 मई को। चाइना जो है वो एक बहुत उभरती हुई ताकत है और जिस अंदाज से वो चाइना उभरा है वो एक सबक है पाकिस्तान के लिए। सीपैक जो है, इसको अगर आप समझें कि इसमें इंडस्ट्रियल हब्स कायम करें, लेकिन आम इंडस्ट्री नहीं, इसके अंदर हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के हब्स कायम करें सीपैक के, और उसका मकसद ये हो कि हम ये चीज़ें यहाँ बनाएंगे और एक्सपोर्ट करेंगे। कौन सी हाई टेक्नोलॉजी हब्स हों? उसके अंदर इंजीनियरिंग गुड्स हैं, फार्मास्यूटिकल्स हैं, बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नए मटेरियल्स, उसके अंदर जो हैं शिप बिल्डिंग, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री वगैरह वगैरह, एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री, ये सारे जो हैं हाई टेक प्रोडक्ट्स हैं। और ये जो हैं इसके इंडस्ट्रियल हब्स 15-15 साल की टैक्स छूट दें इनको। जैसे मैं मिनिस्टर था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकॉम का, तो मैंने 15 साल की टैक्स छूट दी थी 2001 में, 2016 में ख़त्म हुई और फिर 3 साल की और पिछली हुकूमत ने दे दी थी। नतीजा ये निकला कि $30 मिलियन से बढ़कर आईटी की बिज़नेस है $3.2 बिलियन, यानी 100 गुने से ज़्यादा बढ़ गई। तो इस तरह के इंसेंटिव्स भी देने पड़ेंगे और फिर ह्यूमन रिसोर्सेज को, स्किल्स को आपको तैयार करना पड़ेगा। तो इंडस्ट्रियल हब्स के साथ आपको वहाँ के टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स होनी चाहिए, हाई टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के लिए रिसर्च सेंटर्स होने चाहिए और इनोवेशन पार्क्स होने चाहिए। तो 4 ये सुतून हैं हर इंडस्ट्रियल हब्स के, जब जाके आप आगे बढ़ सकते हैं। वरना आप जब तक के स्किल्ड मैन पावर नहीं होगा, जो आप बैनुल अक़वामी लेवल पे नहीं तैयार कर रहे होंगे, तो खाली ज़मीन दे देना और वहाँ कहना कि भाई आप इंडस्ट्री आके लगाएं, जब आपके पास ट्रेन मैन पावर ही नहीं है तो कौन सी इंडस्ट्री लगेगी। और लो वैल्यू इंडस्ट्री में हमें जाना नहीं है, तो इसको हमें, इसका विजन हमें बदलना पड़ेगा। इसमें मैं ठीक, ज़ियाउल्लाह बंगश साहब, ज़ाहिर है कि इस वक्त वॉर फुटिंग पे काम करने की ज़रूरत है अगर हमें सीपैक के साथ साथ चलना है, और यकीनन उसके लिए हमें अपने वोकेशनल ट्रेनिंग की तरफ जाना होगा, हमें जो है स्किल्ड लेबर्स की तरफ जाना होगा, स्किल्ड इंस्टीट्यूशंस की तरफ जाना होगा। इसके लिए क्या कर रहे हैं आप लोग? देखिए, मैं यहाँ पर एक बात करूँगा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जिस तरीके से काम कर रहे हैं, मतलब वो दिन रात काम कर रहे हैं और हमें भी उसी तरीके से हमें लगाए हुए है जो 100 दिन के हवाले से, अगर वो एजुकेशन सेक्टर है या वो टेक्निकल एजुकेशन है या वो हायर एजुकेशन है या वो दूसरे जितनी भी शोबा जात हैं, इमरान खान साहब सारी चीज़ों को ख़ुद देख रहे हैं और उसका फॉलो अप कर रहे हैं। हर सूबे का फॉलो अप कर रहे हैं, हर मतलब वो 100 दिन का जो टास्क दिया गया वो हर चीज़ का वो देख रहे हैं। मैं सिर्फ ये अर्ज़ करूँगा कि इमरान खान साहब जिस तरीके से काम कर रहे हैं, 100 दिन का उनको आप छोड़ दें, वो देखें कि 100 दिन के बाद वो जिस एक प्लान के साथ वो सामने आएंगे, वो और हर डिपार्टमेंट को एक रोड मैप दिया होगा, उस रोड मैप पे सबने चलना है। अब वो ये है पूरे मुल्क के लिए, और इंशाल्लाह इमरान खान साहब जो इस मुल्क के लिए जो सोच जो फिक्र रखते हैं, मेरे ख्याल में अगर वो सीपैक के हवाले से अगर बात की जाए या टेक्निकल एजुकेशन के हवाले से बात की जाए तो जो भी इंशाल्लाह जो प्लान होंगे इमरान खान साहब के जो सामने आएंगे, वो इंशाल्लाह इस मुल्क की तकदीर इंशाल्लाह बदलेंगे और हर सेक्टर में बदलेंगे। मैंने पहली बात की थी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अनवर हाशमी साहब, पंजाब में क्या सूरत हाल है? पीटीआई हुकूमत कितना फोकस कर रही है? क्योंकि इससे पहले जो चीज मैंने जाके देखी, मैंने वहां पे टैफ्टा को काम करते हुए देखा, बहुत ज्यादा बेहतरीन किस्म का काम वो कर रहे थे। टैफ्टा अभी भी जो वहां पे काम कर रहा है, तो कितनी आप समझते हैं कि ये सिंक हो जाएगा, ये इदारे आपस में मिलकर और इस हुकूमत के अंडर काम करेंगे? वहां कुछ देख रहे हैं आप एग्जिस्टिंग?
देखिए, जो ढांचा शहबाज शरीफ की हुकूमत में पंजाब में एजुकेशन के लिए बनाया गया है, उसकी बिल्कुल नफ़ी नहीं की जा सकती। बहुत ही हौसला अफजाई की है, तालीमी इदारों को सहूलतें भी दी हैं, और स्टूडेंट्स की सबसे ज़्यादा हौसला अफजाई जो नज़र आई है वो पंजाब में नज़र आई है। चाहे उसको लैपटॉप स्कीम कह दे जो घरों तक, उन गरीब बच्चों के घरों तक पहुंच गया है। उसके बाद जो पोजीशन लेते थे उनको ना सिर्फ गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाता था, उनको दाखिले दिलवाए जाते थे, बल्कि बैरून मुल्क की यूनिवर्सिटियों में विजिट करवाया जाता था, एंडोनमेंट फंड दिए जाते थे। तो इसकी कंटिन्यूटी होनी चाहिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि पंजाब में शफकत महमूद जो मौजूदा गवर्नमेंट एक पंजाब पे उन्होंने टारगेट किया हुआ है और उस पर तवज्जो देंगे। लेकिन इमरान साहब सिर्फ ये बात बार बार मैं कह रहा हूं कि मसलन अगर आपकी जब जो लेवल होगा ना एजुकेशन में कि 91 टोटल यूनिवर्सिटियां 91 आपकी सरकारी हैं और इसी तरह 72 यूनिवर्सिटियां प्राइवेट हैं जो कि एक महंगी एजुकेशन देती हैं, तो ये इतना बड़ा फर्क करीब करीब आता जा रहा है सरकारी और निजी शोबा तालीम में। तो असल में तो एड्रेस उसको करेंगे, उसको लेवल पे लाएंगे, क्योंकि आप तो 50-50 लाख मेडिकल की फीस पहुंच गई है पूरा कोर्स करने के लिए। तो कई लोग अपनी जमीनें बेच के, जमींदार जो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और उसका कोई मयार भी नहीं है, जो उस एंट्री टेस्ट से भी पूरा नहीं उतरते वो भी जाके दाखिला ले लेते हैं। ये चीजें एड्रेस करने वाली जरूरत है। बाकी यकीनन हुकूमत संजीदा होगी और इन कामों की तरफ तवज्जो देगी, वरना लोग वो प्राइवेट स्कूल्स और सरकारी स्कूल के दरमियान में पिसते रहेंगे। सबसे ज्यादा तवज्जो इसकी तरफ देना पड़ेगी। ठीक है, जियाउल्लाह अफरीदी साहब, जियाउल्लाह बंगश साहब माफ कीजिएगा, ये एक आपकी तरफ से एक इकदाम आया कि गर्ल्स स्कूलों में मर्दों के दाखिले पर पाबंदी लगाई। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि असेंबली में इसके ऊपर बात हुई और आपकी अपनी पार्लियामेंटेरियन डॉक्टर शीरी मजारी जो है वो कहती हैं कि ये उनकी समझ में भी नहीं आया, उनको भी बताया जाए कि ऐसा क्यों हुआ है। तो आज हमारे इस प्लेटफॉर्म से आप एक तो वजाहत कीजिएगा, और दूसरा ये कि क्या ये रिवर्ट हो सकता है, इसको वापस लिए जाने का इम्कान है इस फैसले को? देखिए, जिस दिन हमने ये फ़ैसला किया था और ये वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हिदायत थी, और उस बेस पे हमने ये एलिमेंट्री सेकेंडरी डिपार्टमेंट जो हमारा है उसमें हमने पाबंदी लगाई थी। और मेरे ख्याल में उसी रात हमने आज न्यूज़ पे पूरा 1 घंटे का प्रोग्राम भी उस पर किया हुआ था, और उसमें पूरे मुल्क से इस पर कॉलें आई थी और सब ने इस चीज़ को अप्रिशिएट किया था। शीरी मज़ारी साहिबा हमारी मोहतरम है, हमारी पार्टी एक सतून है, और उन्होंने असम्बली में भी इस पर बात की थी। तो मैं आपके प्लेटफॉर्म से ये बात दोबारा सबको कहूँगा कि जब ये वज़ीर आला साहब ने इस पर एक्शन लिया तो वो वजह ये थी कि एक स्कूल फंक्शन में चूँकि हमारी बच्चियाँ वो एक स्पोर्ट्स गाला था उसमें सारी बच्चियाँ थी, और वो जाहिर बात है जब गेम एक्टिविटी हो तो उसमें ट्राउज़र और ये चीज़ें सब पहनते हैं। तो उसमें जब वो मेहमान खुसूसी जो था वो कोई स्पोर्ट्स यूनियन का कोई प्रेसिडेंट था, तो वो उसमें एज चीफ गेस्ट गया हुआ था, और उसके साथ तकरीबन 5-6-10 बंदे थे, और उसके साथ उसकी मीडिया थी। तो उन्होंने वो वहाँ पे उन बच्चों की तस्वीर ली थी, उनके साथ जो बंदे आए हुए थे, तो वो, और उसके बाद उसको सोशल मीडिया पे वायरल वो तस्वीरें सोशल मीडिया पे वायरल हो गई थी, और उसके बाद उस पर इतना वावेला मचा पेरेंट्स की तरफ से और सूबे के लोगों की तरफ से एक हलचल मच गई थी। तो उस पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने एक उस पर मुझे हिदायत दी कि जो स्कूलों में जितनी भी एक्टिविटीज़ हों, चाहे वो स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो या गैर निसाबी जो सरगर्मियाँ होती हैं जिसमें हमारी बच्चियाँ हिस्सा लेती हैं, तो जाहिर बात है कि जब स्कूल में इस तरह के फंक्शंस हों तो उसमें जब अगर मेल मर्द वहाँ पे एज चीफ गेस्ट जाएंगे तो उनके सामने हमारी बच्चियाँ उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा सकती। और माशरा भी हमारा ऐसा है, सूबा खैबर पख्तूनख्वा की रिवायात कुछ ऐसी हैं, वहाँ माशरा हमारा ऐसा है, वहाँ पे मजहबी इक़दार कुछ ऐसी हैं। तो इस पर हमने ये पाबंदी लगाई कि वहाँ पे सिर्फ मेल जो है वो वहाँ पे एज चीफ गेस्ट नहीं जाएंगे, बल्कि हमारी जो फीमेल पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो मिनिस्टर्स हैं फीमेल, तो वो वहाँ पे जाके एज चीफ गेस्ट वहाँ पे जाएंगी। और इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी किसी तकरीब में वजीर आजम साहब जो है बतौर मेहमान खुसूसी प्राइम मिनिस्टर भी नहीं जा पाएंगे, ये भी कमिटमेंट है आपकी? देखें, वज़ीर आला और वज़ीर आज़म ये दो ऐसी आपकी है कि ये चीफ एग्जेक्टिव है, एक सूबे का चीफ एग्जेक्टिव है और एक मुल्क का है चीफ जो सूबे के चीफ एग्जेक्टिव। उन्होंने भी कहा है कि जब भी फंक्शंस हो, जो भी इस तरह के फंक्शंस हो, तो वो खुद उसमें, जैसे अब मजीद 1-2 जगह पर फंक्शंस थी, उनको दावत दी गई थी, लेकिन उन्होंने वहाँ पर रिफ्यूज़ किया कि मैं नहीं जा सकता, उनकी जगह उन्होंने हमारी फीमेल। बहुत शुक्रिया जियाउल्लाह बंगश साहब, आप जो है वो
बड़ी तफसील से हमें इस वक्त अपनी हुकूमत का पॉइंट ऑफ व्यू दिया। और डॉक्टर अताउर रहमान साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, और यकीनन हुकूमत की पूरी कोशिश होगी कि आपके तजुर्बे से इस्तिफादा हासिल करें। अनवर हाशमी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इंशाल्लाह आपसे अब कल मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।